Hello everyone. So let's start with the new topic, that is movement. Let me know exactly what is movement. Movement of force about any point is equal to the product of force and the minimum distance between the force and the point. दिलेलं काय आहे ते वाचा एकदा. Movement of force about any point is equal to the product of force and minimum distance. Minimum distance क्या राहणार? whenever suppose this is a point, ये एक फोर्स जा रहा है. अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिनिमम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम रहेगा, या यहाँ से जो परपेंडिकुलर रहेगा वो मिनिमम रहेगा. ये याद रखना, जब कभी भी कोई पॉइंट से आप कोई लाइन का या कोई फोर्स का डिस्टेंस ले रहे हो तो उसमें का सबसे मिनिमम डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. ठीक है. मूवमेंट मतलब क्या नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है. ये सिर्फ टेक्निकल वर्ड है, इतना याद रखना है. लेकिन उसको समझने के लिए ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपन उसको समझेंगे. सपोज़ ये पॉइंट Q है, O पकड़ लो. ठीक है. ये P4. ठीक है. अब ये O का ये जो फोर्स है F, ये फोर्स का O से सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. सपोज़ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है. किसी ने बोला मूवमेंट निकालो, तो मूवमेंट का डायरेक्टली फॉर्मूला आप लिख सकते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये मूवमेंट है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यही मूवमेंट है. मूवमेंट को सेकेंड लैंग्वेज में अपन लिख सकते हैं. ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. मूवमेंट को सेकेंड लैंग्वेज में बोला जाता है मूवमेंट इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय फोर्स एंड अ पॉइंट. अभी इसे अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना परपेंडिकुलर हो गया, अगर मैं ये पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लूँगा, ये पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लूँगा. ठीक है. तो इसके आगे कैलकुलेशंस क्या होगी, ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ. MO इक्वल टू P इंटू डी बराबर है, यानी कि फोर्स इंटू डी, इसको P लिखते हैं. ठीक है. P इंटू डी इंटू 2/2. 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये 1 ही आने वाला है ना. और इसको आगे लिख सकते हैं क्या अपन ऐसे, 1/2 इंटू P इंटू डी इंटू 2. ये 2 तो ऐसे ही, सिर्फ इस 2 को मैंने बाइफरकेट किया. 1/2 P इंटू डी का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं ऐसे अपन, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल. सही है. इसका मतलब क्या होता है कि मूवमेंट यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, या तो उसे और सिंपल लैंग्वेज में बोला जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्लियर है यहाँ तक? लेट्स स्टडी अबाउट कपल. नेक्स्ट टॉपिक, टू अनलाइक पैरेलल एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस. कोलिनियर मतलब क्या, एक ही लाइन में होता है. नॉन कोलिनियर मतलब डिफरेंट लाइन्स. फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड forms a couple and which is equal to the product of force and perpendicular distance between the two forces. ठीक है. Suppose this is one force, suppose this is second force. Given का है two unlike parallel forces है. ये दोनों लाइक है क्या, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? नहीं, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. This both are going in the different direction, that's why these are unlike. Both are parallel, that is unlike parallel. Non-collinear, एक ही लाइन में अगर होता था तो इसे बोलता था कोलिनियर. बट ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, सो ये नॉन कोलिनियर. इफ़ दिस टाइप ऑफ केस कुछ आती है जिसमें इसका जो फोर्स है, सपोज ये भी P है, इसका जो फोर्स है ये भी P है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दोनों फोर्सेस ऐसे दिए हैं और दोनों भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, तो इस टाइप में अपने को समझ में आना चाहिए कि ये कपल है. When there are two unlike and non-collinear forces which are having the same magnitude, it forms a couple. ठीक है. अभी ये सपोज ये दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पे कपल इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहेगा. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा. कपल यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी एक फोर्स लेना है यहाँ पे आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस.
याद रखना कभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कपल ये है फ्री वेक्टर है। कपल क्या है? फ्री वेक्टर। मतलब कपल अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया या यहाँ पे ड्रॉ किया, तो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 रहेगी, यहाँ पे भी 20 रहेगी। वेर एवर इन द सिस्टम, अगर ये कपल कहीं पे भी मूव होता है, ठीक है, ये कपल कहीं पे भी मूव होता है तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि अपने को ये चीज़ मालूम, ये चीज़ मालूम है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट के अंदर ये पॉइंट और ये फोर्स, ये अगर एक डेफिनाइट रहेगा, अभी सपोज यहाँ पे ये 20 है, ये 20 है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 20 इंटू 20 यानी कि 400 रहेगा। अब अगर ये पॉइंट से ये जो फोर्स है ये 30 न्यूटन, ये 30 मीटर डिस्टेंस पे हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू और क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए ये मूवमेंट ये क्या रहता है, फिक्स्ड वेक्टर है, और कपल क्या है, फ्री वेक्टर है। मूवमेंट के अंदर अगर थोड़ा भी डिस्टेंस बढ़ गया है, थोड़ा भी उसके अंदर फ्लक्चुएशंस हो गए, या थोड़ा भी वो फोर्स एक जगह से दूसरी जगह पे चले गया, तो वहाँ पे वैल्यू चेंज होती है। कपल के अंदर थ्रू आउट द सिस्टम वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। नोट, both movement and couple are vector quantity, but movement is fixed vector and couple is free vector। अभी बताया आपको। सेकेंड पॉइंट, couple is unchanged even after rotation through any angle and it can be replaced। अभी बताया आपको, अगर कपल यहाँ पे रहा तो भी उतना ही रहेगा, कहीं पे भी अगर उसे प्लेस किया तो भी उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। थर्ड पॉइंट, अगर एक सिस्टम के अंदर आपको ऐसा दिया गया है, जैसे आपको रिजोल्यूशन वगैरह बताया मैंने, उसी का पॉइंट है। अगर ये फोर्स सिस्टम में फोर्स ऐसा दिया है, यहाँ पे दो फोर्सेस है, पी एंड क्यू, क्यू डाउनवर्ड है और पी राइटवर्ड है, तो इसे अपन कैसे निकाल सकते हैं, इसे अपन ऐसे बता सकते हैं, यहाँ पे कितना था, थीटा, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 180 माइनस थीटा, सही है। इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू। इसे अगर सिंप्लीफाई करना है अपने को, रिजल्टेंट, इसके लिए रिजल्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। और ये सिस्टम के लिए क्या रहेगी रिजल्टेंट की वैल्यू, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। और याद रखना, ये दोनों भी रिजल्टेंट अगर अलग अलग टर्म्स में भी लिखे, ये हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब टू लोकेट द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्स सिस्टम, अगर कोप्लानर फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हमेशा अपने को दो चीज़ों के दो पैरामीटर याद रहने चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। मतलब वो जो भी फोर्स है, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है। सपोज यहाँ पे P इक्वल टू 20 है, P इक्वल टू 30 है, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मतलब क्या रहेगा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हमेशा ही अपने को मालूम होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। टू लोकेट द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्स सिस्टम इट मस्ट रिक्वायर टू पैरामीटर्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन। अब to locate the resultant of non-coplanar force system it must require 3 parameter, magnitude, direction और point of application। जैसे अभी ये एक सिस्टम है, सपोज यहाँ पे एक सिस्टम है। अब मैंने बताया कोप्लानर मतलब एक ही सरफेस, और यहाँ पे नॉन कोप्लानर मतलब कोई ये सरफेस पे रहेगा, कोई ये सरफेस पे रहेगा, कोई ये सरफेस पे रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट का फोर्स ऐसा जा रहा है, ये पॉइंट का फोर्स ऐसा जा रहा है, बट ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिफरेंस कितना है वो अपने को नोट डाउन करना है। ये पॉइंट और वो पॉइंट का डिफरेंस यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली एक पॉइंट से वो दूसरा पॉइंट कितने मीटर मतलब कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवे है, ठीक है। उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका डायरेक्शन कौन से साइड में जा रहा है। अगर ये तीनों चीज़ें पता है तो अपन क्या कर सकते हैं, टू लोकेट द रिजल्टेंट ऑफ नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम इट मस्ट रिक्वायर 3 पैरामीटर्स, वन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड इज डायरेक्शन एंड थर्ड इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो सिंपली वी कैन कैलकुलेट the resultant of non-coplanar force. Fine. So
लेट्स मूव टूवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 1. न्यूमेरिकल रीड करते हैं अपन. टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 10 न्यूटन ईच act at point A and B, making an angle 30 degree with x-axis. Distance AB equal to 1 meter. Find out the couple. ठीक है. Suppose ये एक A पॉइंट है, ये B पॉइंट है. A पॉइंट से टू अनलाइक फोर्सेस 10 न्यूटन की दोनों फोर्सेस दिए और 30 डिग्री वो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहे हैं. सपोज ये एक है और यहाँ से एक है. ठीक है. 10 न्यूटन. इसका तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना है 30 डिग्री. इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना है 30 डिग्री. इतना दिया है. ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर. फाइंड क्या करना है यहाँ पे कपल करना है. फाइंड क्या करना है यहाँ पे कपल. अब कपल कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन. सिंपल है. इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट करो. इसे क्या करेंगे अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा ये फोर्स को और ये फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा. ये फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए अपने को इसको वर्टिकल में रिजॉल्व किए. क्या आएगा यहाँ पे 10 साइन ऑफ 30 10 साइन ऑफ 30. क्लियर है यहाँ तक. दोनों को रिजॉल्व कर लिए. अभी इसका जो फोर्स रहेगा ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ मैं. इसका जो फोर्स रहेगा हॉरिजॉन्टल में ये क्या रहेगा 10 cos ऑफ 30 और यहाँ से भी आने वाला कौन सा है 10 cos ऑफ 30. ये और ये दोनों यहाँ पे ही कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में अपने पास में कौन सी डायग्राम बच जाती है. ये डायग्राम बच जाती है अपने पास में. ये वैल्यू आती है यहाँ पे 10 साइन ऑफ 30 10 साइन ऑफ 30 और बीच का डिस्टेंस कितना है इसका 1 मीटर. फाइंड क्या करना है कपल फाइंड आउट करना है. कपल का फॉर्मूला दिया था मैंने आपको. क्या दिया था P इंटू डी. P यानी कि वो फोर्स इंटू डी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फाइन बराबर है. P कितना है 10 साइन ऑफ 30. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये दोनों के बीच का 1 है. 10 जैसे कि वैसे आ जाएगा. साइन 30 की वैल्यू कितनी है साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है 1/2 इंटू 1 यानी कि आंसर क्या आ गया 5 आ गया. यानी कि कपल इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर. सिंपल है. ऐसे ही न्यूमेरिकल्स अपने को देखने के हैं. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स आपको बताना चाहता हूँ. सपोज अभी इस तरीके का कोई फोर्स सिस्टम है जिसके अंदर एक फोर्स वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है एक फोर्स राइटवर्ड जा रहा है. तो वहाँ पे लोकेशन कहाँ पे रहेगा उन दोनों के बीच में रहेगा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में. एक फोर्स अपवर्ड जा रहा है एक फोर्स लेफ्ट साइड जा रहा है तो उन दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा उन दोनों के बीच में रहेगा. ठीक है. एक फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है और दूसरा जो एफ ऑफ एक्स का फोर्स है वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो वहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में उसका रिजल्टेंट रहेगा. और द फोर्थ वन इज एक फोर्स डाउनवर्ड और एक फोर्स राइटवर्ड जा रहा है तो वहाँ पे क्या रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा. मतलब ऐसे तरीके से. ठीक है. 3 forces each of magnitude 10 Newton are acting along 3 sides of an equilateral triangle of side 2 meter. What is the total moment about it apex? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है. अभी यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है. इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है सारी साइड सेम होती है और सारी साइड सेम हो गई तो उसके सारे एंगल्स क्या रहेंगे सेम रहेंगे. सारे एंगल्स यानी कि 60 डिग्री रहते हैं. ठीक है. अब 60 डिग्री होने के बाद में यहाँ पे क्या बोला गया 3 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन 3 साइड्स. ये तीनों के तीनों साइड पे मतलब ये एक साइड और ये एक साइड पे तीनों के तीनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. सपोज ये एक फोर्स है ये 10 न्यूटन है. ये सेकेंड फोर्स है ये 10 न्यूटन है. ये थर्ड फोर्स है ये भी 10 न्यूटन है. ठीक है. और ये अपेक्स है. अपेक्स क्या है ये ओ है. अब
इसमें क्या बताया गया है कि पूछा क्या गया है कि टोटल मूवमेंट अबाउट एपेक्स, यानी कि इस ओ पॉइंट के ऊपर टोटल मूवमेंट इस फिगर का क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। यानी कि मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ये क्या है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, ये फोर्स ओ पे जा रहा है यानी कि ज़ीरो होगा, ये फोर्स ओ थ्रू जा रहा है यानी कि ज़ीरो होगा। कोई भी फोर्स अगर एक इक्वल पॉइंट पे या तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को निकालना है मूवमेंट, तो उस मूवमेंट पे डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स जा रहा होगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो उसके सिवा दूसरा कौन सा फोर्स बचा है यहाँ पे, यही एक फोर्स बचा है। अगर ये एक फोर्स बचा है यहाँ पे तो ये फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। एम मूवमेंट अबाउट ओ निकाल सकते हैं, हमेशा निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, पी इंटू एच, यानी पी इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है। पी कितना है यहाँ पे, 10 न्यूटन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है कि अपने को यहाँ पे नहीं मालूम है, तो ये क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा बराबर है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपन, तो यहाँ पे अपने पास में डायग्राम ये बन जाती है, ओ, ये सपोज बी, ये ए, ठीक है, ये 2 मीटर साइड है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है अपने को, ये वाली साइड फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला आएगा तो क्या आएगा, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, यानी कि अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। सही है, अपोजिट कितना है यहाँ पे बताएगा अपने को, नहीं, सपोज यहाँ पे अपोजिट कितना है, एच है। हाइपोटेनियस कितना है, 2 है बराबर है। आंसर क्या हो जाएगा, साइन 60 इक्वल टू एच बाय 2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 कितना आता है, √3/2, यानी कि √3/2 इंटू 2 इक्वल टू एच। 2 क्या होता है, कैंसिल होता है, यानी कि एच कितना हो गया, √3। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन डायरेक्टली। इस फॉर्मूला में अगर अपन ने पुट कर दी इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू, तो मूवमेंट अबाउट अपेक्स ये अपने को मालूम हो जाएगा, क्या आएगा, 10 इंटू √3। ये क्या हो गया, मूवमेंट अबाउट एपेक्स। सिंपल है। इसी तरीके से और आगे के न्यूमेरिकल्स भी अपने को सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल आप आपके लेवल पे कर सकते हो, देख लीजिए एक बार। 4 फोर्सेस दी है विच आर एक्टिंग, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, यहाँ पे क्या बोला गया, रिजल्टेंट की वैल्यू करनी। सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोगों को, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एक्स कितना जाएगा, एक लेफ्ट साइड में जा रहा है, एक राइट साइड में जा रहा है, यानी कि कितना हो गया, 1 राइट साइड में इसलिए पॉजिटिव, -3 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, -2 हो गया। ठीक है, -2 आ गया। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कितना आ गया, अपवर्ड 2 जा रहा है पॉजिटिव में, डाउनवर्ड 4 जा रहा है, यानी कि 2 - 4, ये भी कितना आ गया, -2। ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, √ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। √ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर प्लस ये भी -2 का स्क्वायर, यानी कि कितना आता है, √ऑफ 4 + 4, यानी कि क्या बोलिए, 4 + 4 कितना होता है, √ऑफ 8। √ऑफ 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 4 अंडर में, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करते टाइम पे ऐसा आंसर आ जाएगा, 2 √ऑफ 2। ये क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया। सिंपल है। ऐसी तरीके से अपने को सारे न्यूमेरिकल्स देखने हैं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, वारिग्नॉन्स थ्योरम। सो थ्योरी क्या है वारिग्नॉन्स थ्योरम ची, movement of resultant of force system about any point is equal to the algebraic sum of movement of all the forces about same point। ठीक है, यानी कि क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, टोटल फोर्स सिस्टम के जो मूवमेंट है उसका रिजल्टेंट कोई भी पॉइंट के ऊपर, वो क्या रहेगा, हमेशा अल्जेब्रिक सम। अल्जेब्रिक सम मीन्स टोटल मीन ऑफ सम, वो सारे मूवमेंट्स का होगा उसी सेम पॉइंट पे। सपोज ये एक लाइन है,
ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोर्स है जिसे नाम देते हैं अपन P1, इसे एक नाम देते हैं P2, इसे एक नाम देते हैं P3, इसका एक नाम देते हैं P4। अब ये चारों मूवमेंट का एक रिजल्टेंट देते हैं अपन यहाँ पे R। सपोज ए पॉइंट से R जो डिस्टेंस है वो है x पे, और ये जो डिस्टेंस है ये है A, ये है B, और यहाँ से A पॉइंट से P4 का डिस्टेंस कितना है C, ठीक है। अब सिंपल में क्या बताया गया है कि अगर किसी ने पूछा गया कि वैरिग्नॉस थ्योरम में रिजल्टेंट इक्वल है बाकी के सब के हिसाब से, तो उसको इक्वल अप में आपको कैसे करना है, रिजल्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। जो भी रिजल्टेंट आएगा वैरिग्नॉस थ्योरम में, तो वो रिजल्टेंट की वैल्यू इक्वल टू मोमेंट ऑफ 1 2 3 4 ऑल द मोमेंट्स आएगी। यानी कि रिजल्टेंट एट पॉइंट x किसी ने फाइंड आउट करने बोला, तो इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, सपोज रिजल्टेंट इनटू ये, अगर इसका मूवमेंट निकालने जाऊंगा मैं ए पॉइंट से रिजल्टेंट का मूवमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि r इंटू एक्स, अब विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू P1 इंटू 0, P1 उसी पॉइंट पे यानी कि 0, प्लस P2 इंटू ए प्लस P3 इंटू बी प्लस P4 इंटू सी। P4 यानी कि पर वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए पॉइंट से सारे फोर्सेस के अपन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिए, ठीक है। ऐसे इक्वेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, P2a प्लस P3b प्लस P4c डिवाइडेड बाय r। हमेशा याद रखना, अगर वैरिग्नॉस थ्योरम में आपको बोला गया कि फाइंड बाय वैरिग्नॉस थ्योरम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट, तो उसका फॉर्मूला हमेशा के लिए यही रहेगा, x इक्वल टू P2a प्लस P3b प्लस P4c बाय r। ये फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। दैट्स इट, थैंक यू।